नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा। कतरन aryavartindonesia.com का यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। मैं दिल्ली में जिस जगह पे बैठा हूँ यह जनपथ और मौलाना आज़ाद रोड का क्रॉसिंग। जनपथ और मौलाना आज़ाद रोड एक छोटे से गोलंबर पे यहाँ मिलते हैं और फिर दोनों अपने अपनी दिशा में निकल जाते हैं। हमारे बाएं तरफ जाने से विज्ञान भवन, दाहिने तरफ जाने से जनपथ सीधे कॉनॉट प्लेस की तरफ चला जाता है। और जब हम जनपथ सड़क को आगे बाएं तरफ सीधा निकलते हैं तो यह सड़क इस गोलंबर के ठीक बाद, गोलंबर का निर्माण तो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, पहले गोलंबर नहीं था, लेकिन इस चौराहे के बाएं तरफ का घर पिछले 30 सालों से जिस व्यक्ति के नाम से जाना जाता था, या उस घर के बाद जिस व्यक्ति का घर आज है जिस नाम से जाना जाता है, वह एक दूसरे का पूरक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन राजनीति में भले दो अलग अलग विचारधारा में थे, परंतु व्यक्तिगत तौर पे दोनों एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 12 जनपथ का। 12 जनपथ और दिवंगत रामविलास पासवान दोनों का बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध रहा। 90 के दशक के बाद उत्तरार्ध बोलेंगे, करीब 97-98 के आसपास में, या फिर उसके बाद लगातार पासवान जी से जब भी मुलाकात हुई, इंडियन एक्सप्रेस के दौरान 96 से लेके दशक तक, जब भी बहुत सारी कहानियाँ उनके बारे में की। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आखिर 12 जनपद ही क्यों आपने चुना घर के। यह सवाल मैं पूछा था आज से करीब 10-15 साल पहले। रामविलास पासवान एक बहुत ही, राजनीति में उनकी जो भी छवि हो वो बहुत ही अलग विषय है, लेकिन रामविलास पासवान एक निहायत अच्छे व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं। रामविलास पासवान के जैसा उनके परिवार में भाई भतीजा या कोई भी जो भी आज की तारीख में हैं वैसे नहीं थे, आज तो नहीं ही है। तो मैं रामविलास पासवान साहब से पूछा कि पासवान जी ये बताइए कि 12 जनपद क्यों। बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सत्यता के साथ उन्होंने जो बात कहा वो शायद आज के लोग सुनकर थोड़ा आश्चर्य जरूर करें। रामविलास पासवान कहते हैं कि आपसे मेरी ताल्लुकात 70 के दशक से है, जब मैं इंडियन नेशन अखबार में काम करता था। 1975 के बाद लगा था। रामविलास पासवान को पटना में काम करने के दौरान में कई एक मर्तबा वहाँ के जो फोटोग्राफर्स थे, विक्रम कुमार या और जो भी लोग थे उस ज़माने में, महेंद्र घाट से, पटना के गांधी मैदान से, फ्रेजर रोड से, डाक बंगला से, विद्युत भवन के पास से, इनकम टैक्स बिल्डिंग के पास से न जाने कितने बार दौड़ाया गया होगा तस्वीर के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप तो मुझे इतने दिनों से जानते हैं, इसलिए आपको तो सत्यता मालूम होना चाहिए। वो बोले कि मैं दलित का नेता हूँ। बिहार में दलितों के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, उन्हें विकास के साथ आगे ले जाने के लिए मैंने नेतृत्व किया था और लोगों ने मुझे बहुत हृदय से स्वागत किया, लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया। यह दलित समुदाय की बात कर रहा हूँ। मेरी पहचान दिल्ली शहर में या पार्लियामेंट में भी आप लोगों के कारण, आप लोगों मतलब पत्रकारों के कारण, बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई थी उनके बारे में, दलित और पासवान के बारे में। तो एक जान पहचान, एक हमारी जो छवि है उसको सकारात्मक स्वरूप दिया गया। लेकिन अंततः मैं हूँ तो दलित ही,
लोग जब इस रास्ते से निकलते हैं तो पासवान शब्द देखकर मन में सोचते हैं कि अच्छा, दलित नेता पासवान। तो मेरे बगल में 10 जनपद है, तो इधर से जाने वाले लोग तो 10 जनपद को देखेंगे ही, चर्चा करेंगे ही कि 10 जनपद मतलब सोनिया गांधी का घर। और जब सोनिया गांधी की बात आएगी तो रामविलास पासवान 12 जनपद में दिखेंगे। यह बहुत ही अंतः मन से उन्होंने ये बात कहा, यह स्वीकार किया कि उनकी पहचान और बगल में जो मोहतरमा रहती है उनकी पहचान में एक फासला है। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना यह अलग बात है, लेकिन वो कांग्रेस की एक बहुत ही ऊंची नेता थी उस दिन, यह 15 साल की पहले की बात है। और वो एक दलित नेता थे। यह अलग बात है कि पार्लियामेंट में वो भी जाते थे, एक साथ बैठते थे। लेकिन आज इस चौराहे पे बैठ के मुझे पिछले 30 साल, उससे भी अधिक समय का जो एक खाका है, जो एक यादगार है, वो ताज़ा हो गया। वजह यह है कि इससे आगे जो रामविलास पासवान का एक अस्तित्व था, रामविलास पासवान का जो नाम लोग जानते थे 12 जनपद के नाम से, दलित जितने भी छोटे लोग आते थे एक उम्मीद से रामविलास पासवान के घर पे, एक उम्मीद के साथ, वो रामविलास पासवान का नाम, रामविलास पासवान का अस्तित्व 12 जनपद से समाप्त हो गया। 1990 14 मार्च 1990 को 12 जनपद रामविलास पासवान के नाम से अलॉट हुआ था और 90 के बाद से लगातार वो अपने इसी बंगले में रहे। बीच में जब सांसद नहीं थे तो फिर किसी तरह पेमेंट और जो भी उस तरह का उस समय का आधिकारिक फॉर्मेलिटी था उनको पूरा करके वो लगातार इसमें रहते गए। लेकिन रामविलास पासवान की मृत्यु के साथ ही, रामविलास पासवान की मृत्यु 8 अक्टूबर 2020 को हुई और आज 30 अगस्त 2022 2 साल भी नहीं हुआ है रामविलास पासवान को मृत्यु को प्राप्त किया। इस 22 महीने के अंदर 12 जनपद से रामविलास पासवान का अस्तित्व समाप्त हो गया। यह दुखद बात है, यह दुखद ही नहीं, बहुत चिंताजनक बात है। इतना ही नहीं, रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी, हम या अखबार वाले पत्रकार लोग इसको एक इन हाउस पॉलिटिकल पार्टी बोलते थे। इन हाउस तो बहुतों का है, लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल भी इन हाउस है, मुलायम सिंह यादव का समाजवादी पार्टी भी इन हाउस है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी भी इन हाउस पार्टी थी, क्योंकि इसमें परिवार के ही सभी लोग, सभी लोग एमपी थे, कुछ लोग एमएलए थे, सभी लोग थे। आज 12 जनपद से 10 हाथ की दूरी पे मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ सामने जाकर बात नहीं कर सकता, इसलिए कि 12 जनपद अब भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब का आधिकारिक आवास हो गया। रामनाथ कोविंद साहब जब राष्ट्रपति भवन से निकले तो भारत सरकार की ओर से उन्हें दिल्ली में रहने के लिए 12 जनपद अलॉट किया। 12 जनपद मूलतः केंद्रीय मंत्रियों के लिए। तो 12 जनपद को रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी में जिस तरह से भूचाल आया, खंड खंड हो गया पार्टी। यह कहानी मैं लिखा था, मैं उनके मृत्यु के साथ ही मैं लिखा था कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है, घरेलू पार्टी, वो पार्टी समाप्त होने वाली है। क्योंकि जब तक वो जिंदा थे, जब तक रामचंद्र पासवान उनके भाई थे, तो एक बहुत ही तालमेल के साथ सभी लोग रहते थे। रामचंद्र पासवान पहले मृत्यु को प्राप्त किए,
फिर बाद में उस सदमे को बर्दाश्त नहीं किए, प्लस और बहुत सारी बीमारियों के कारण रामविलास पासवान का देहांत हुआ। उनके देहांत होने के साथ ही उनके भाई, उनके पुत्र, उनके भतीजे और घर के जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग जनशक्ति पार्टी को सहस्त्र भाग में बांटना चाहते थे, क्योंकि सभी को सत्ता के करीब रहने की आदत है। इनको इस भवन को इविक्शन, इनको खाली करने के लिए बोला गया था जुलाई 2021 में, और ये कहा गया था कि यह यूनियन मंत्री, केंद्रीय मंत्री के लिए यह आवास है। और उनके पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान कोई केंद्रीय मंत्री थे नहीं। उसके बाद में करीब 1 साल तक लगभग जो ओवर चार्ज जो भी होता है, सरकारी पैसे देने के बाद, किराया देने के बाद उनको रखा गया, और यही 12 जनपद लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर भी था। परंतु जब चिराग पासवान के साथ जो सबसे बड़ी दुविधा बोलेंगे, या उनका जो इगोइस्टिक एक अप्रोच है, वो ये कि उन्हें लगा कि लोक जनशक्ति पार्टी उनका घरेलू पार्टी, उनके पिता द्वारा स्थापित है, इसलिए वो पैतृक संपत्ति हो। स्वाभाविक है कि लोक जनशक्ति पार्टी बनने के समय में चाहे पासवान के भाई हों और घर में और जो भी लोग थे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी पैतृक पार्टी नहीं है। ये चिराग पासवान समझने लगे कि ऐसा ही है। तो उसके बाद में भारत सरकार के तरफ से नोटिस हुआ इविक्शन का, और 7 नवंबर को नोटिस से वो रेंट पे रहे थे, फ्री रेंट में, और 7 दिसंबर 2020 तक पेमेंट करके रहे। उसके बाद जब नॉन इविक्शन हुआ तो फोर्सफुली वो 6 जनवरी 2021 को किया गया, क्योंकि इसका ऑर्डर पास हो गया था जुलाई में। यह अगर देखा जाए तो संपूर्ण रूप से रामविलास पासवान का 30 साल इस भवन में रहना रामविलास पासवान की संपूर्ण राजनीतिक छवि को नेस्तो नाबूद कर दिया। यह मेरा सोच हम मानते हैं, और मैं ये पब्लिकली बोल रहा हूँ। चिराग पासवान का जो सरकारी आंकड़े में जन्मदिन बताया जाता है वो है 31 अक्टूबर 1982, यानी आज की तारीख में वो 39 साल के, 39। रामविलास पासवान 12 जनपद में पिछले 30 साल से रह रहे थे, यानी चिराग पासवान जब 9 वर्ष के थे तो रामविलास पासवान इस भवन में आ गए। चिराग पासवान का राजनीति में आना ये तो सब लोग जानते ही कैसे आए। उन्हें फिल्म में जाने की बात थी, फिल्म में गए, एक फिल्म भी बनी, मिले ना हम, मिले ना क्या, मिले ना मिले हम। ये फिल्म 2011 में बनी थी। उसकी जो हीरोइन थी कंगना रनावत। सबसे बड़ी बात कि पिता की मृत्यु के बाद में कुछ ही दिन लोक जनशक्ति पार्टी 2 खंड में हो गई। यह होना नहीं चाहिए था। किसी राजनीतिक मतभेद के कारण 14 जून 2021 चिराग पासवान, रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस और 4 अन्य लोगों को पार्टी से एक्सपेल कर। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ यह नहीं कह सकता, लेकिन एक बात पक्का है कि रामविलास पासवान अपने मृत्यु से पहले या 2014 के चुनाव के समय में जिस तरह अपने पुत्र को प्रमोट किए पार्टी के अंश नेताओं को छोड़ के, यह उसी दिन बीजारोपण हो गया था कि पार्टी टूटेगा। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी को
सींचने में, बनाने में, मेहनत करने में जितना हाथ पासवान का था, उतना ही हाथ रामचंद्र पासवान का था, उतना ही हाथ पशुपति पासवान पारस साहब का था और जो अन्य लोग हैं उनका। लेकिन एकाएक जब चिराग पासवान आए तो उन्हें लगा कि यह लोक जनशक्ति पार्टी भी उनकी पैतृक संपत्ति में और वो अपना फोर्स इस्तेमाल करने लगे, जिनका कि राजनीति में उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन का अनुभव भी नहीं है। अगर 2000 चुनाव में इसकी भी एक चर्चा है, वो बताता हूँ। 2014 के चुनाव में अगर कुछ एमपी उम्मीद से अधिक एमपी जीत कर आ गए थे तो चिराग पासवान को ऐसा शायद प्रतीत हुआ होगा या हुआ कि वो शीघ्र ही भारत की राजनीतिक पटल पे सबसे उत्कर्ष शिखर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह राजनीति, इगोइस्टिक होना अच्छी बात नहीं है, खास करके राजनीति में। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही पशुपति पारस को और 4 अन्य लोगों को पार्टी से नमस्कार किया गया तो लोक जनशक्ति पार्टी 2 भाग में बट गई। एक लोक जनशक्ति पार्टी ब्रैकेट में आ गया रामविलास और दूसरा बन गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हेडेड बाय पशुपतिनाथ पारस। इसमें जो पशुपतिनाथ पारस हुए हाजीपुर से एमपी, चौधरी महबूब अली कैसर साहब खगड़िया के एमपी, चंदन कुमार नवादा के एमपी, बीना देवी वैशाली के एमपी और प्रिंस राज समस्तीपुर के एमपी। इस 5 लोग में प्रिंस राज और पशुपति जी, ये पशुपतिनाथ पारस, ये रामविलास पासवान के खून के संबंध में है। फिर स्वाभाविक है कि इधर चले गए। और सबसे बड़ी जो बात ये हुई कि चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि वो तुरंत बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। वहाँ पे बिहार में उन्होंने एक कर दिया बिहार के यूथ के लिए कि बिहार फर्स्ट और क्या बिहारी फर्स्ट। मैं नहीं उम्मीद करता हूँ कि चिराग पासवान अपने 39 साल के जीवन में बिहार में कितने गांव हैं या बिहार के कितने गांव में कितने दलित हैं, कितने दलितों का गांव है, जानते हो। या इस 39 साल में 9 साल भी वो शायद बिहार में नहीं रहे हो। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट ये क्या राजनीति? यहाँ तो राजनीति करने वाले लोगों की किल्लत नहीं। उन्होंने कहा कि हम रोज़गार देंगे बिहार में। भाई कहाँ से रोज़गार देंगे आप? और आपको रोज़गार देने की कितनी 70 के दशक से लेके 2000 मृत्यु तक रामविलास पासवान, मैं नहीं समझता हूँ कि अपने जीवन काल में 1000 लोगों को भी रोज़गार दिए होंगे। सरकारी रोज़गार की बात कर रहा हूँ, मजदूरी वाली बात नहीं। दलितों के उत्थान के लिए वो नेता जरूर थे, लेकिन दिल्ली 12 जनपद में जब प्रवेश के साथ उनके घर को देखा जाता था तो दलित का घर दिखता नहीं था, कॉरपोरेट हाउस दिखता था। मैं यह नहीं कहूँगा कि दलित कॉरपोरेट नहीं हो सकता, लेकिन हम जिसके नेता हैं, हम जिसके बल पे राजनीति कर रहे हैं, हमें उसके लिए भी आगे आना होगा। और मैं समझता हूँ कि पूरे राजनीतिक जीवन में दलितों के लिए कितना काम किया गया, यह तो दलित जानते होंगे या रामविलास पासवान की आत्मा जानती है। लेकिन तुरंत चिराग पासवान जैसे ही पार्टी के कमान में आए, पार्टी को हाथ में लिए, सबसे पहले उन्होंने पार्टी के सदस्यों को बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। रोज़गार देंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रोज़गार देगा, बिहार बिहारी हैं। अरे भाई पहले स्थायित्व की बात करिए। राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी जो ब्रैकेट में पासवान है, वो आने वाले दिन में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया। इसे समझना पड़ेगा। मैं भारत सरकार का जो
सांसदों का वेबसाइट है, जो सांसदों के बारे में एक वेबसाइट बताता है, उसको अक्सर हाँ देखते रहता हूँ। बहुत आश्चर्य लगा कि चिराग पासवान अपने जो लोकसभा का विवरण दिया हुआ है उसमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, उनके नाम के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है ग्रैंड पेरेंट्स में श्रीमती सिया देवी और श्री यामुन पासवान। मुझे तो समझ में नहीं आया कि ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, मैंने समझता हूँ कि कोई भी एमपी अपने वेबसाइट पे आधिकारिक रूप से अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम दिए हो, शायद नहीं के बराबर। अब ये इनकी कुछ अलग अपना विचार होगा, इसलिए दिए हो। ये कंप्यूटर इंजीनियर हैं, फिल्म में भी आए थे, फिल्म बने मिले ना मिले हम 2011 में कंगना रनौत के साथ। ये 2014 में लोकसभा में आए। आरजेडी के जो कैंडिडेट थे उस समय सुधांशु शेखर भास्कर साहब, उनको 85,000 मतों से हराए थे जमुई से। फिर 2019 में भी सीट को रिटेन किया। 2014 में जब चुनाव जीते थे उस समय मैं पासवान से, रामविलास पासवान जी से मुलाकात हुई इसी बारा जनपद में। बहुत खुश थे क्योंकि 1-2 संख्या, वो बोले कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतने लोग जीतेंगे, ये चिराग पासवान का कमाल है कि जीत गए। तो मोदी जी के साथ उनके जो विचार थे उस विचार के साथ चुनाव लड़े और हम जीत गए, मंत्री भी बने। क्योंकि रामविलास पासवान एक ऐसा मंत्री थे, दिल्ली के पत्रकारों में, या हो सकता है कि बिहार के पत्रकार भी इसी मत को मानेंगे कि चुनाव जीतने के बाद और मृत्यु तक शायद ही कोई प्रधानमंत्री होंगे जिनके प्रधानमंत्री काल में उनकी जो पार्टी है सरकार का हिस्सा नहीं हो और वो और उनके कुछ लोग सरकार में मंत्री नहीं। यह होना एक सकारात्मक बात थी कि रामविलास पासवान में ऐसे गुण थे, व्यक्तिगत निजी गुण उनमें था, जिसके कारण किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता उनकी बात का सम्मान करते थे, पार्टी को सरकार का हिस्सा मानते थे और फिर सरकार में उन्हें प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका भी देते थे। लेकिन चिराग पासवान साहब को क्या होगा? अब चिराग पासवान अगर स्वयं को नरेंद्र मोदी से या स्वयं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऊंचा अपने को समझने लगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो गलत फहमी के शिकार हो गए। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आज न कल उनके पास पहुँचेगा ही, हो सकता है कि आज ही पहुँच जाए। लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि आप जिस चीज़ को मन में पाल रखे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में आपका जो स्थान है वो बहुत ही शून्य है। लोक जनशक्ति पार्टी जो बनी थी वो रामविलास पासवान का उनकी अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपना त्याग, सब चीज़ के कारण था और था रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान, पारस और जो लोग थे उनके साथ में, उन तमाम लोगों का। लेकिन मृत्यु के साथ ही 2 साल भी नहीं हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी निस्तो नाबूद फाँक में बट गया। ये फाँक बटने की बात तब होती और तब सकारात्मक होता कि आपके साथ में चिराग पासवान को राजनीतिक पटल पे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऊंचे स्थान पे, बहुत सम्मान के साथ लोग रखे होते। लोग नहीं रखे, लोग आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट मानते हैं और ये भी मानते हैं कि आप आज जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान के कारण, लोक जनशक्ति पार्टी के कारण। अगर इतना ही है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी पूर्ण रूप से इमर्ज करे, बहुत 7 नहीं 50 सीट लेके आए, 12 जनपद
फिर आधिपत्य करे और सरकार का हिस्सा बने। आगे बढ़ने के लिए हमें ईगो को छोड़ना होगा और राजनीति में ईगो रखना अच्छी बात है, लेकिन उस समय जब आप उस जगह पे पहुंच जाए। बहरहाल नमस्कार।